आज एक खास मुलाकात अश्वनी उपाध्याय जी के साथ, जो कि भारत के वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। गाजीपुर में ब्राह्मण जन सेवा मंच का कार्यक्रम था। सर, सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद सर, कार्यक्रम को आपने काफ़ी करीने से देखा और लोगों को संबोधित भी किया। जो आयोजक मंडल था उनको संदेश क्या देंगे, और गाजीपुर में आप आए हैं लौरी काशी में, कैसा लगा? देखिए, पहली बात तो ये गाजीपुर नहीं है, ये गाधीपुर है। विश्वामित्र के पिताजी का नाम ऋषि गांधी था और गांधी के नाम पे इस स्थान का नाम भी गाधीपुरम था। दुर्भाग्यवश हम लोग पिछले 400-500 साल की इस स्थान को गाजीपुर गाजीपुर कह रहे हैं। वो गाजी तो लुटेरा था, आया, लूटा, तोड़ा, हत्या किया, बलात्कार किया, चला गया। फिर ये गाजीपुर क्यों चलना चाहिए? इसलिए हमने सबसे पहले जो आयोजक मंडल है और यहाँ सामने जितने भी लोग आए थे, सबसे ही रिक्वेस्ट किया कि आप एक अभियान शुरू करिए और पुनः जो हमारा जो प्राचीन नाम था, जो गाधीपुरम इस स्थान का नाम था, उसको बहाल करें। दूसरा हमारा ये कहना है कि जब तक कठोर कानूनी व्यवस्था नहीं होगी, कठोर अच्छी न्यायिक व्यवस्था नहीं होगी, और वो न्यायिक व्यवस्था हमने कहा है कि जिस तरीके से भगवान परशुराम न्याय करते थे, वो व्यवस्था नहीं होगी, तब तक अपराध कम नहीं होगा। ये वही स्थान है जहां आज के लगभग 17-18 साल पहले एक विधायक को AK-47 से 500 गोलियां चलाई गई थी। 8 लोग मारे गए थे, कृष्णानंद जी मारे गए थे और 8 लोग और मरे थे। ये घटिया कानून व्यवस्था और घटिया पुलिस व्यवस्था का परिणाम था कि न किसी को फांसी हुई, न किसी को आजीवन कारावास हुआ, और जो लोग उसमें अभियुक्त बनाए गए वो बाइज्जत बरी हो गए। ये व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि माननीय योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ एक उन्होंने अभियान छेड़ रखा है, लेकिन ये पूरी तरीके कारगर तब होगा जब कानून बदलेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा। इसके अलावा जो लोग माफिया में हैं, इन सब के खिलाफ NSA लगाया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हमने यही रिक्वेस्ट किया है कि जो लोग भी यहाँ उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से अवैध गतिविधियों में शामिल है, चाहे वो अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, चाहे वो माफिया का काम कर रहे हैं, जो भी हैं उनके खिलाफ NSA लगाएं। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। इस क्षेत्र पूर्वांचल में भी बहुत सारी बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं। इनको पकड़ा जाए, इनके खिलाफ NSA लगाया जाए, और जो इनके मददगार हैं, जो इन घुसपैठियों की सहायता करते हैं, चाहे आर्थिक सहायता करते हैं या राजनीतिक सहायता करते हैं, या उनका आधार बनवाते हैं, वोटर ID बनवाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कुछ भी उनकी मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। घुसपैठ हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और जब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जब खतरा है तो स्वाभाविक सी बात है उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगना चाहिए। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अतीक अहमद का भी हाल ही में जो हत्याकांड हुआ, जो हत्याकांड के आरोपी थे वो पकड़े भी गए, कैमरे के सामने उन्होंने बात को कबूला भी, और इससे पहले भी बहुत सारे वारदातें हुई। अभी 29 अप्रैल को गाजीपुर में भी फैसला होने वाला है। आप तो काफ़ी सलीके से सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा, जो आवाम आज देख रही है, अश्वनी सर उन्हें क्या बताएंगे? ऐसा भी हो रहा है कि लोगों का न्याय से भरोसा उठ रहा है। देखिए, जब अगर लोग इनकाउंटर पे खुश हो रहे हैं, इसका मतलब कि पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ गया है। अतीक अहमद ने एक बार में 150 अपराध नहीं किए, उसने एक अपराध किया। अगर पहले अपराध में उसको सज़ा हो गई होती तो सुधर जाता, और सुधर जाता तो इतना बड़ा गैंग नहीं बनता, और गैंग नहीं बनता तो जो सैकड़ों लोग परेशान हुए, जो सैकड़ों लोगों को उसने हत्या करवाई, सैकड़ों लोगों को उसने किडनैपिंग कराई, सैकड़ों लोगों का उसने मकान पे कब्जा किया, वो कुछ नहीं होता। तो अगर एक हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी होती कि जब अतीक अहमद ने पहला अपराध किया उसी समय उसको जेल में डाल दिया होता 10-20 साल के लिए, ऐसी कानून व्यवस्था होती, न्यायिक व्यवस्था, तो इतने लोगों का भला, इतने लोग जो परेशान हुए नहीं परेशान होते। ऐसे ही जो मुख्तार अंसारी, उसने सारे अपराध एक दिन में थोड़ी कर दिए। एक अपराध किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया। अगर उसको पहले अपराध में सज़ा मिल गई होती तो इतना बड़ा पूर्वांचल में उसने अपना पूरा नेक्सस खड़ा नहीं करता। आज की डेट में वो पॉलिटिकली इतना पावरफुल नहीं होता। वो जेल में गया होता, सुधर गया होता, कृष्णानंद राय की हत्या नहीं होती, और भी 8 लोग मरे, उनकी हत्या नहीं होती, सैकड़ों और लोगों की जिनकी वो एक्सटॉर्शन किया, बाकी लोगों की हत्या नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। आज भी धर्मांतरण हो रहा है, पूर्वांचल में भी धर्मांतरण हो रहा है, माफिया नेक्सस है, तो इसकी आवश्यकता यही है, पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने, और ऐसे लोगों को जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, चाहे वो माफिया है, चाहे वो घुसपैठिए हैं, इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून लगना चाहिए। उनका मनीष कश्यप का बहुत सारे लोगों ने देखा भी, और लगभग
एनएसए उन पे लग चुका है। और मनीष कश्यप की वकील ने कहा कि जो तमिलनाडु में अभी मामला चल रहा है उसको बिहार लाया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल जी शायद उस मामले को भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं मनीष कश्यप पे। तो मैं जानना चाहूँगा अश्वनी सर इस बारे में अपनी राय क्या है? तमिलनाडु की सरकार एनएसए लगा रही है और एनएसए को जायज़ ठहराने के लिए कपिल सिब्बल को इंगेज कर रही है। इसका मतलब जो कपिल सिब्बल साहब की जो फीस है वो डीएमके पार्टी नहीं दे रही है। कपिल सिब्बल साहब की जो हर पर पेरेंट्स को उनकी बड़ी मोटी फीस होती, महंगी फीस लेते हो, ठीक है, उसको कौन दे रहा है? आम आदमी की जेब से पैसा जा रहा है। तो वास्तव में लड़ती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, लेकिन वकीलों की फीस जाती है आम आदमी के पैसे से, आम आदमी की जेब से। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का और एलजी का झगड़ा चलता रहता है, ठीक है, तो लड़ती आम आदमी पार्टी है एलजी के साथ, लेकिन जो वहाँ बड़े बड़े, जैसे उन्होंने पिछले साल 30 करोड़ रुपए वकीलों पे खर्च कर दिया दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने। वो 30 करोड़ के न केजरीवाल की जेब से गया ना आम आदमी पार्टी के फंड से गया, वो 30 करोड़ दिल्ली के लोगों के जेब से निकला। तो वैसे ही देश में जहाँ पे भी इस तरीके के क्राइम होते हैं या इस तरीके के जो बड़े काम होते हैं, अल्टीमेटली सफरर उस पर कॉमन मैन है, कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। बहुत सारे ब्राह्मण संगठन हैं पूरे भारत में, और जब बेटियों की बात होती है, न्याय की बात आती है, तो वो संगठन उस समय नज़र नहीं आता। अगर मैं धरातल पे, अगर मैंने भी काफ़ी देखा है, तो आप क्या कहेंगे जो भी संगठन आज सक्रिय हैं? ब्राह्मण मंच की अगर बात करते हैं, मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप हिंदू बनिए, सनातनी बनिए, जातियों में मत बैठिए। आज की डेट में अफगानिस्तान में न कोई ब्राह्मण बचा, न कोई क्षत्रिय बचा, न यादव बचे, न पटेल बचे, न कुर्मी बचे, न केवट बचे, कोई नहीं बचा है। पाकिस्तान में कोई कुर्मी, केवट, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैसे नहीं बचा हुआ है। बांग्लादेश में कुर्मी, केवट, क्षत्रिय, पटेल, बंगला सब भगाए जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ तो छोड़िए, कश्मीर में भी सब थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, पटेल भी थे, कुर्मी भी थे, केवट भी, यादव थे, वहाँ से सब छोड़ के भाग के आए। तो आप इसको समझिए, अगर आप जातियों में बटे रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है एक दिन आप ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आज मैंने जो आह्वान किया है आज कि आप जातियों से ऊपर उठिए, अगर उपयोग करना है तो अपना गोत्र उपयोग करिए, सनातन धर्म को जोड़िए, सबसे ऊपर सनातन संस्कृति को रखिए। सनातन धर्म के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, विदेशी शक्तियाँ पड़ी हुई हैं, भारत के पॉलिटिकल पार्टियाँ पड़ी हुई हैं, जो फॉरेन फंडेड एनजीओज़ हैं वो पड़े हुए हैं। तो जातियों के आधार पे तोड़ के, भाषा के आधार पे तोड़ के, क्षेत्र के आधार पे तोड़ के अल्टीमेटली उनकी कोशिश है सनातन धर्म को ख़त्म किया जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, चूँकि ब्राह्मण को विप्र कहा गया, ब्राह्मण ने हमेशा जब भी देश के लिए खतरा आया, समाज के लिए, उसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया है। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ों ने जो सबसे ज़्यादा फांसी दिया था वो ब्राह्मणों को दिया था। ब्रिटिश काल में जो सबसे ज़्यादा फांसी दी गई वो ब्राह्मणों को दी गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि ये ब्राह्मण जो, अगर ये इनको हम फांसी नहीं देंगे, इनको हम नहीं रोकेंगे, हमारी सत्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। मुगल काल में सबसे ज़्यादा जो फांसी ब्राह्मण क्षत्रियों को दी गई। तो स्वाभाविक सी बात है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का धर्म होता है कि अगर वो कोई समाज को तोड़ रहा है उसके लिए आगे आए, और ख़ास तौर पर ब्राह्मण आगे आए। उनको तो कहा ही गया है कि भाई ठीक है, वो ब्रह्मज्ञानी है, ब्राह्मण है और वो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। सर, राज्य सरकारों के पास एनएसए की जो कमांड होती है, आप लगा देते हैं, थोप देते हैं, क्या वो अपराधी है? जो बाहर के लोग हैं, दिखता भी है कि नहीं फला अपराधी है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्तियों पे एनएसए लग जाता है, मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूँ। जहाँ एनएसए लगाना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा है। एनएसए लगाना चाहिए घूसखोरों के खिलाफ, एनएसए लगाना चाहिए जमाखोरों के खिलाफ, एनएसए लगाना चाहिए रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, एनएसए लगाना चाहिए उन मिशनरियों के खिलाफ जो धर्मांतरण करा रहे हैं, क्योंकि धर्मांतरण भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो जहाँ एनएसए लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगता है। कई बार ऐसा मैं देखा, जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ लगता है। एक खास मुलाकात आज अश्वनी उपाध्याय जी के साथ मेरे चैनल में। सर, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।